नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। फिर से आज समाचार जरा हटके। पहला समाचार ले रहा हूँ कुछ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। करीब करीब ऐसा है कि आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों के पगार अप्रैल में बढ़ाती है, यानी पे रिवीजन जो है वो अप्रैल में नॉर्मली होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि जब कोरोना वायरस की ज़्यादा तकलीफ थी, उस वक्त कंपनियों ने ये इजाफा इसमें सैलरी में किया नहीं। इस बार भी जो आईटी जायंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी अगर हम कहें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, उसने भी इस बार अप्रैल में सैलरी बढ़ाने का रोक दिया है। क्यों? क्योंकि फिर से हमारे ट्रम्प जी ने जो समस्याएं खड़ी की है, उस समस्याओं को देखते हुए मैक्रो इकोनॉमी में जो अनसर्टनिटी पैदा हुई है, उसमें कोई रिस्क लेने की इच्छा नहीं रखता है। इसलिए इस बार अप्रैल में सैलरी बढ़ेगी नहीं। आने वाले समय में शायद परिस्थिति बदलती है तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से अमेरिका में पढ़ाई करने वाले वैश्विक विद्यार्थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको सामना पड़ता है समस्याओं का। क्यों? कभी भी कुछ भी निर्णय आ सकता है। जैसे आज एक ट्रम्प जी ने विषय निकाला कि भाई यहूदियों के बारे में अगर कोई पोस्ट एक्स पर या फेसबुक पर लगाता है तो वो उसका तुरंत वीज़ा रद्द कर देंगे, यानी उसको अमेरिका से निकाल देंगे। इसलिए हमेशा जो विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ रहे हैं वो हमेशा समस्या झेल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 23-24 में यूएस ने करीब 41% वीज़ास को नामंजूर किया। वैसे कनाडा भी वैसा ही है, जो 38% नामंजूर किए थे गत साल, इस बार उन्होंने उसे बढ़ाकर 52% कर दिया। लेकिन सोचा जाए तो यह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका या कई और देशों की इकोनॉमी में कुछ जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में अगर देखें तो $50 बिलियन का इजाफा यूएस इकोनॉमी में वो कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल विद्यार्थियों में भारतीय विद्यार्थियों की जो संख्या है वो करीब 24% है। कुल मिलाकर जो अमेरिका में विदेशी विद्यार्थी पढ़ रहे उसमें 24% है जो यूएस इकोनॉमी में मदद रूप रहते हैं लोग। लेकिन यूएस करता क्या है, या अन्य देश भी क्या करते हैं कि यूएस के जो लोकल विद्यार्थियों को उसी कोर्स की जो फीस है उससे 200% ज़्यादा फीस ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास लेते हैं। ये तो यूएस का 200% है, लेकिन कनाडा तो 430% ज़्यादा फीस विदेशी विद्यार्थियों से लेते हैं, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास से लेते हैं। वैसे यूके थोड़ा कम है, वो 150% ज़्यादा फीस लेते हैं, ऐसा सामने आ रहा है। जो कुल मिलाकर अमेरिका में भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका प्रोपोर्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं उसमें 18% 2019-20 में था, 22-23 में बढ़कर 25% हुआ और 23-24 में ये 30% हुआ। यानी अमेरिका का आकर्षण इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भारत के स्टूडेंट को भी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की कुछ टॉप कंपनियों का मुनाफा इस साल कितना हुआ वह एक बार नज़र करने जैसी है। उसे दो भाग किए हैं, एक प्राइवेट कंपनियां और दूसरा सरकारी कंपनियां। सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट कंपनियां।
उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज स्वाभाविक है, टॉप पर है, तो उसका है 70,000 करोड़ रुपीस, उतना उसका मुनाफा इस साल हुआ। HDFC का 64,000 करोड़ का हुआ। TCS यानी अभी जो मैंने टाटा कंसल्टेंसी के बारे में कहा, उनका 46,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ICICI जो है वो 44,000 करोड़ का, और टाटा मोटर्स है 31,000 करोड़। यानी ये टॉप प्राइवेट 5 कंपनियों का मुनाफा आया। अब देखते हैं सरकारी कंपनियों की क्या स्थिति है। सबसे टॉप पर सरकारी कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 67,000 करोड़ ऑफ रुपीस का मुनाफा किया। ONGC ने 49,000 करोड़ का किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 42,000, LIC 41,000 करोड़, और कोल इंडिया ने 37,500 करोड़ का मुनाफा किया है। नॉर्मली जब भी चर्चा आती है तो चर्चा यही आती है कि भाई सरकारी कंपनियां यानी सिर्फ सफ़ेद हाथी वाली कंपनियां हैं कि जो हमेशा सरकार को डुबाती है, ऐसा सामने आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली के बारे में तो हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर सिर्फ भारत का ही नहीं, कई बार तो सामने यह आया है कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित कोई शहर है तो वो दिल्ली है। अब देखते हैं, सरकार बदली है, नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यमुना को साफ करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। देखते हैं आगे जाकर के कितना परिवर्तन आता है। लेकिन जो आजकल का एक एनालिसिस आया है, वो एनालिसिस में प्रदूषित हवा कौन करता है, तो वो है वाहन, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स। इसकी वजह से जो पेट्रोल का धुआं या डीजल का धुआं वो हवा को ज़्यादा प्रदूषित करता है, ऐसा एक प्रकार का एनालिसिस आया है। अब इसको करना क्या, तो सरकार ने जो स्टेप्स सोचे हैं अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन सोचा ये है कि भाई ऐसा हम करें तो कैसा। जैसा वो कहते हैं कि भाई नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो लोग चाहते हैं कि सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिल्ली में आए, जिससे प्रदूषित हवा होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए जो स्टेप ले रहे हैं वो कि नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल वो 10 साल से अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर एक प्रकार की फीस 10,000 रुपये की लगेगी हर साल के लिए। वैसे उन्होंने कहा है भाई 15 साल से ज़्यादा होगा तो उसे स्क्रैप किया जाएगा। इतना नहीं, पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल का वाहन पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेना चाहता है तो वो कितने साल का है वो विषय ही नहीं, लेकिन पेट्रोल का वाहन जो है उसके ऊपर 25 पैसा पर लीटर का सेस लगेगा। यानी पेट्रोल की कीमत अलग, लेकिन उसके ऊपर 25 पैसे का पर लीटर एक ऐसा कहे जुर्माना कहो तो जुर्माना कहो। वैसे अगर वही डीजल का है तो डीजल भरने के लिए जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो उसको 1 रुपया पर लीटर देना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति है। एक विषय सोचने जैसा है कि एक तरफ आप कहते हो कि भाई इलेक्ट्रिक वाहनों को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है। पहले तो ऐसा था कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कुछ कंसेशन दिया जाता था, लेकिन सरकार ने वो पूरा का पूरा कंसेशन सब्सिडी को वो विड्रॉ कर लिया है। इसलिए दिल्ली में पंजीकरण जो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ऐसा 27,242 एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर का उसका पंजीकरण कम हुआ, 29% घटा। 4 व्हीलर का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था वो 7,000 हुआ, यानी 22% वो घटा है। और कमर्शियल व्हीकल जो है वो 1509 यानी 16% उसमें भी कमती आई है।
यानी एक तरफ आप अडॉप्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन घटा, कम हुआ, यानी उसकी जगह कौन लेगा, पेट्रोल या डीजल का। इसलिए इस विषय को आमने सामने देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक शिक्षा के बारे में एक अच्छा विषय आया है, इंपीरियल कॉलेज, ये लंदन का है, बहुत नामचीन है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है शिक्षा की दृष्टि से। उसके कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों को ध्यान में रखे तो कोई भी इंपीरियल कॉलेज में जाना चाहेगा। लेकिन उन्होंने अभी ऐसा शुरू किया है कि भाई हम लोग इंपीरियल कॉलेज को विश्व के अलग अलग शहरों में अपने केंद्र बनाएंगे, हब होगा। वैसे ऑलरेडी उनके घाना में है, अकारा में, सैन फ्रांसिस्को में है, सिंगापुर में है, तो और एक भारत में वो नया केंद्र खोलना चाहते हैं और वो बेंगलोर में खोलना चाहते हैं। तो देखते हैं कि भाई वो उद्योगों को और शिक्षा को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को क्या चाहिए पर शिक्षा में से और शिक्षा वालों लोगों को क्या देना चाहिए, यह वो लोग देखेंगे, उनको करीब लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार की ये जो कॉलेज है इंपीरियल कॉलेज लंदन की, वो भारत में उसका केंद्र बना रहे हैं। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।